तमाम तरह की चीज़ें राहुल गांधी रोज़ाना बोल रहे थे। जैसे ही आज सुबह पता चला कि चाइना 2 किलोमीटर पीछे हट गया है, तो आज मैंने सुबह उनका ट्विटर देखा, तो ट्विटर पे अब उन्होंने चाइना छोड़ के कोरोना की कहानी पर आ गए। मतलब कुछ भी करते रहना। अब ये नहीं कहना है कि मुझे सेना पे गर्व है। आप एक ट्वीट भी ऐसा नहीं देखेंगी कि वो ये कह दें कि मुझे सेना पर गर्व है। वो कहेंगे कि हाँ मुझे सेना पे गर्व है, लेकिन अरे भाई जब किसी इंस्टीट्यूशन पर, जब सेना पर गर्व करना है तो लेकिन क्यों लगाते हो? जब ये सब चीजें हुई तब तो रोज क्रिटिसिज्म था। आज जब ये हुआ, जब चाइना, उनका दोस्त, उनका जो सीपीसी के साथ जो उन्होंने एमओयू किया हुआ था शी जिनपिंग, अब जिनपिंग जब पीछे चला गया तो अब राहुल गांधी को क्यों कोई ट्वीट नहीं करते? मुझे लगता है उनको ट्वीट करके कम से कम इस देश की जनता को बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आज हमारी देश की सेना ने ये साबित कर दिया कि हो सकता है कि रैंकिंग में हम तीसरे या दूसरे या चौथे नंबर पे हों, हम अभी तीसरे पे हैं, लेकिन रैंकिंग में होना और युद्ध लड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हमारे पास जो सेना है, थल सेना, वायु सेना, वो शायद इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। और वो किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह पर, चाहे वो पहाड़ियाँ हों, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत सेना है। इस देश में अगर किसी चीज़ की एक ज़माने में कमी हुआ करती थी जिस वजह से हमारी सीमाएँ छोटी हो गई, वो ये कि हमारी जो पॉलिटिकल विल थी बहुत कमज़ोर थी। पहले पाकिस्तान दिया, फिर उसी में से बांग्लादेश चला गया, फिर उसके बाद लद्दाख आपने दे दिया, अरुणाचल में आपने सब चीज़ें दे दी। सेना कभी कमज़ोर नहीं थी साहब, कमज़ोर आपकी पॉलिटिकल विल थी। आपको प्रधानमंत्री बनना था, कभी आपको दोस्त बनना था, कभी आपको हिंदी चीनी भाई भाई बनना था। इस वजह से आप देश को तुड़वाते चले गए। आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने फौज को कहा कि आपको सोचने और पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आपके सामने बंदूक लेकर खड़ा है तो सीधा उस सर, गलवान घाटी में जो चाइना अभी तक गीदड़ भभकी दे रहा था वो डायरेक्ट 2 किलोमीटर तक पीछे हट गया। और कल जो बातचीत हुई थी एनएस अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? पूरी दुनिया को तो समझ में आ गया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। पूरी दुनिया को यह भी समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान क्या कर सकता है। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया था तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को नहीं आया था। हिंदुस्तान ने किस तरह से चाइना पर प्रेशर बनाया ये आपने देखा। हिंदुस्तान ने ये बता दिया कि हम पुराने भारत हैं नहीं। हिंदुस्तान ने बता दिया कि एक ज़माने में जब आप 54,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन ले गए थे, वो अब आपको उसका 1 इंच भी हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके पीछे हटने के 2-3 कारण हैं। एक तो आपको समझना पड़ेगा, गलवान घाटी में गलवान नदी का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है और ठंड जिस तरह से बढ़ती चली जाती है, -50 और -55 तक पहुँच जाते हैं। जो चाइनामैन फ़ौज है, जो PLA है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो उस ठंड में सर्वाइव कर सकें। हिंदुस्तान के पास जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर डेवलप्ड है। हमारे जो कैंप्स हैं और वो जो तमाम चीज़ें हैं बहुत मजबूत हैं कंपैरेटिवली। उनके पास उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो चाइना का जो वो 5 फीट वाला एक अदना सा जो सैनिक होता है वो मर जाएगा वहाँ पे वैसे भी। उसको 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वैसे ही पीछे जाना था। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें, हिंदुस्तान ने एक चीज़ बता दी कि आप ये चीज़ समझ लीजिए कि इस समय हम तो बिल्कुल एक भी मीटर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने सोचा था कि धमकाएंगे, इधर कोई चाचा नेहरू बैठे होंगे और वो फिर से थोड़ा सा डर के कह देंगे थोड़ा और ले लीजिए। उन्हें यह चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर अब कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जो डरेंगे। आपने हमारी फौज के ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमला किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने साथ 130 करोड़ लोगों को लेकर पहुंच गए वहीं पर निमू में, और जाकर उन्होंने ट्रूप्स को संबोधित किया, बात की, तारीफ की, और उन्होंने बताया इस देश को, इस देश की जनता को, इस जनता का जो मैसेज है, जनता की जो भावनाएं हैं, वो अपनी फौज के सामने बताई कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप पर हमें गर्व है, आपने जिस तरह से काम किया ये देश हमेशा आपको याद रखेगा, और आपके जो हौसले हैं वो इस जो इतनी पहाड़ियां हैं इनसे भी ऊंचे हैं। तो प्रधानमंत्री का सीधा मैसेज था कि जो 130 करोड़ लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं, आपको बिल्कुल कदम पीछे हटाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का विपक्ष छाती पीट रहा था लगातार, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। इस दुनिया में 3-4 ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नाम की बड़ी दिक्कत है। नरेंद्र मोदी जी अक्सर उनका नाम नहीं लेते। एक केजरीवाल, एक राहुल गांधी और तीसरा चाइना। मतलब इनको नाम में पता नहीं इतना क्या रखा है। अरुणाचल प्रदेश में या फिर ईस्ट लद्दाख में अगर कोई जा रहा है और वो बात कर रहा है तो सीधा चाइना का ही मतलब है, उससे और किसी और का मतलब नहीं है। दूसरा, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के खिलाफ क्या सिचुएशन है आप देख रहे हैं। वो लगातार क्या करता था, कहीं ना कहीं लोगों को डराने की पॉलिसीज़, एक्सटेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को लगातार निभाता रहता था। लेकिन आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब ये वो सरकार नहीं है जहां पर हम आपको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देंगे। चाहे वो ऐप बैन करने का मसला रहा हो, चाहे वो सरकारी प्रोजेक्ट्स बैन करने का मसला रहा हो, चाहे आपको सेना को जवाब देने का मसला। अब देखिए ना, तमाम तरह की चीज़ें राहुल गांधी रोज़ाना बोल रहे थे। जैसे ही आज सुबह पता चला कि चाइना 2 किलोमीटर पीछे हट गया है, तो आज मैंने
मैंने सुबह उनका ट्विटर देखा तो ट्विटर पे अब उन्होंने चाइना छोड़ के कोरोना की कहानी पर आ गए। मतलब कुछ भी करते रहना। अब ये नहीं कहना है कि मुझे सेना पे गर्व है। आप एक ट्वीट भी ऐसा नहीं देखेंगी कि वो ये कह दें कि मुझे सेना पर गर्व है। वो कहेंगे कि हाँ मुझे सेना पे गर्व है, लेकिन अरे भाई जब किसी इंस्टीट्यूशन पर, जब सेना पर गर्व करना है तो लेकिन क्यों लगाते हो? जब ये सब चीजें हुई तब तो रोज क्रिटिसिज्म था। आज जब ये हुआ, जब चाइना, उनका दोस्त, उनका जो सीपीसी के साथ जो उन्होंने एमओयू किया हुआ था शी जिनपिंग, अब जिनपिंग जब पीछे चला गया तो अब राहुल गांधी को क्यों कोई ट्वीट नहीं करते? मुझे लगता है उनको ट्वीट करके कम से कम इस देश की जनता को बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आज हमारी देश की सेना ने ये साबित कर दिया कि हो सकता है कि रैंकिंग में हम तीसरे या दूसरे या चौथे नंबर पे हों, हम अभी तीसरे पे हैं, लेकिन रैंकिंग में होना और युद्ध लड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हमारे पास जो सेना है, थल सेना, वायु सेना, वो शायद इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। और वो किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह पर, चाहे वो पहाड़ियाँ हों, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत सेना है। इस देश में अगर किसी चीज़ की एक ज़माने में कमी हुआ करती थी जिस वजह से हमारी सीमाएँ छोटी हो गई, वो ये कि हमारी जो पॉलिटिकल विल थी बहुत कमज़ोर थी। पहले पाकिस्तान दिया, फिर उसी में से बांग्लादेश चला गया, फिर उसके बाद लद्दाख आपने दे दिया, अरुणाचल में आपने सब चीज़ें दे दी। सेना कभी कमज़ोर नहीं थी साहब। कमज़ोर आपकी पॉलिटिकल विल थी। आपको प्रधानमंत्री बनना था, कभी आपको दोस्त बनना था, कभी आपको हिंदी चीनी भाई भाई बनना था। इस वजह से आप देश को तुड़वाते चले गए। आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने फौज को कहा कि आपको सोचने और पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके सामने बंदूक लेकर खड़ा है तो सीधा सर अभी जैसे कि आपने कहा कि हमारी सेना को पूरी तरीके से अब सारी आज़ादी दे दी गई है, तो ये जो चाइना 2 किलोमीटर पीछे हटा है, इसमें आप किसका हाथ ज़्यादा मानते हो? जो कल एनएसए अजीत डोभाल की उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो बात की वो, या फिर अभी 3 तारीख को जो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था वो? देखिए, जब आप लड़ाई के मैदान में होते हैं हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस होता है। आपका जो एक लेवल होता है, आप जो बात कर रहे हैं, लगातार जो डायलॉग हो रहे हैं, उसका भी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर आपके सामने सेना, आपके सामने कोई दूसरे विपक्ष की, दूसरे देश की खड़ी है, मेरी सेना भी उसको जवाब दे रही है उसी की भाषा में। उन्होंने 20 हमारे जवान शहीद किए, हमने उनके 46 किए, ये भी महत्वपूर्ण है। जब हमने उनके जवान मारे तो उनको समझ में आ गया कि ये सेना पीछे नहीं हटेगी। जब मेरे देश की पॉलिटिकल विल, मेरे देश का प्रधानमंत्री जाकर फौज के साथ खड़ा हो गया 130 करोड़ लोगों को लेकर कि सुनिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आप पर गर्व हैं, तो सामने वाली सरकार पर और सामने वाली कंट्री पर प्रेशर आ गया, सामने वाली फौज पर भी प्रेशर आ गया कि शी जिनपिंग तो बाहर निकल कर आ नहीं रहा और इस दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री सीधा एकदम बॉर्डर पर आ गए। जब इस देश के एनएसए अजीत डोभाल बात करते हैं अपने काउंटर पार्ट से या दूसरे किसी विदेश मंत्री से, तो उनका कहने का मतलब ये है कि सुनिए हम आप पर वार करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। बेहतर यह है कि जो आपकी स्थिति थी आप वहीं पहुंच जाइए, वहीं रहिए। बातें हर चीज़ का सोल्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं कि जब आप बात करते हैं, डिप्लोमेट लेवल पर बात करते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। और कहीं पर भी अगर पड़ोसी मुल्क हो, चाहे दुनिया में कोई भी देश हो, वहाँ पर आप डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार बात करके इस तरह की चीज़ों को कम किया जाता है। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करने का ये मतलब नहीं है कि सेना को आप आज़ादी ना दो, वो उधर से हमला करते रहें। जैसे पहले पाकिस्तान क्या करता था, सीज़ फायर करता रहता था और आप बातें करते रहते थे। हम बातें भी करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश करोगे तो बातों के साथ हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपको जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए उस तरह से देंगे। इससे साबित होता है कि आज हम डिप्लोमेटिक लेवल पर भी मजबूत हुए हैं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मजबूत हुए हैं। आज कहीं ना कहीं सेना जो है हमारी खड़ी है, उसने भी दिखा दिया कि हम कहीं कमज़ोर नहीं है। तो ये जो चाइना पीछे गए, कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने ली, उसके बाद ही गया है। सबका इसमें महत्वपूर्ण रोल है। हाँ, चाइना का जितना मनोबल बढ़ा और ग्लोबल टाइम्स ने जितना इस देश के बारे में लिखा और जितनी हमारे देश के बारे में अजीब अजीब चीज़ें लिखी, उनको लिखवाने में, उनको आगे बढ़ाने में, इस देश की किरकिरी कराने में, इस देश की सेना के बारे में बात करने में, इस देश में चाइना को बहुत बड़ा अपने आप में एक सुपर पावर बताने में हमारे विपक्ष का बहुत अच्छा हाल है। कहीं ना कहीं आज चूड़ियाँ तो उनके यहाँ भी टूटी होंगी जब वो 2 किलोमीटर पीछे चले गए, क्योंकि राहुल गांधी की तो राजनीति उसी से चल रही थी ना। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वो, आपको याद होगा कि राहुल गांधी हर दूसरे तीसरे महीने कठोर तपस्या करने बैंकॉक चले जाते थे। आज मुझे सुबह जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा कि वो कठोर तपस्या करने फिर से बैंकॉक चले गए, लेकिन मुझे याद आया कि अभी तो फ्लाइट्स नहीं चल रही, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। आज कहीं ना कहीं दर्द उनको भी हुआ होगा, क्योंकि उनकी राजनीति तो उसी से चल रही थी। अब वो बंद हो गई है, वो फिर से कोई नया मुद्दा लाएंगे, पिताजी जैसे बाल बनाएंगे, फिर से 1-1.5 मिनट का वीडियो करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।
सर इसी पर अब जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि चाइना के जो ऐप्स बैन किए थे, तो उसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था और जो लिबरल्स वगैरह हैं इनकी तरफ से भी काफ़ी सारे ट्वीट किए गए थे और कमेंट किए गए थे कि जो टिकटॉक ने पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपए दिए थे वो वापस किया जाए। नहीं, क्यों वापस किया जाए? टिकटॉक के हमारे यहाँ करीब 11 करोड़ यूज़र्स थे। 30 करोड़ अगर उसने पैसा दिया तो टिकटॉक को यहाँ से रेवेन्यू कितना गया उसका भी कोई हिसाब दे दे। अगर जहाँ तक वापस करने की बात है, बिल्कुल वापस नहीं किए जाने चाहिए। आपने यहाँ पर सर्विसेज दी, आपने यहाँ पर अपना एक ऐप लॉन्च किया, आपके दुनिया के सबसे ज़्यादा करीब 30% यूज़र्स आपके हिंदुस्तान में थे, उससे आपको कितना मुनाफा हुआ, आप एक काम करिए उस मुनाफे का 50-50 कर लीजिए अगर ये बात है। पहली चीज़ तो ये है कि उसमें से कोई वापसी होने का कोई सवाल नहीं उठता। दूसरी चीज़ ये है, आपको बैन इसलिए किया गया है कि आपको पाया गया है कि कहीं ना कहीं आप इस देश की सुरक्षा से जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इस देश का जो डेटा है उसमें ब्रीच हो रहा है। मैंने तो अभी सुना है, ऑथेंटिकेटेड अनऑथेंटिकेटेड एक रिपोर्ट मैंने अभी सुनी है कि इंडिया बुल्स में अभी पिछले दिनों परेशानी आई थी। इसी के चलते चाइनीज़ कंपनी की कोई ऐप थी जहां पर उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी लगातार कुछ दिनों के लिए। मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट में हर उठाए गए कदम की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस, बीजेपी या फिर आरजेडी या फिर जेडीयू किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं और देश के लिए उठाया गया कदम किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। सिंपल बात है, अगर टिकटॉक को प्रॉब्लम थी, टिकटॉक से इस देश की जनता को, इस देश के डेटा को, इस देश की सरकार को कोई भी दिक्कत थी तो उनको बैन होना बेहद ज़रूरी था। हाँ, जहाँ तक बात उनके 30 करोड़ देने की है तो ठीक है, 30 करोड़ उन्होंने दिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, हमने मुगलों को या फिर अंग्रेजों ने भगा दिया था और आज ताजमहल भी उनको वापस दे दें। कितने साल इस देश में उन्होंने क्या क्या किया, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने अगर कुछ दिया तो उसको वापस करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। आपने इस देश में बिजनेस किया, पैसा कमाया, अब समय है कि आप इस देश में और काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो लॉज हैं कहीं ना कहीं उनको ब्रेक किया। दूसरी तरफ टिकटॉक को लेकर एक और खबर सर, जिस तरीके से टीएमसी की सांसद नुसरत जहां कहती हैं कि टिकटॉक को बैन करने की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। देखिए, अब मुझे बाकी बेरोज़गारों का तो नहीं पता, लेकिन नुसरत जहाँ जी का ज़रूर कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट का साधन चला जाएगा। जहाँ कोरोना में सारी दुनिया, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन इतनी मेहनत के साथ काम कर रहा था, दिन रात लोगों तक खाना पानी राशन पहुँचा रहा था, वो टिकटॉक पर क्या कर रही थी सबने देखा है इस देश ने। बहरहाल सांसद बनना बुरी बात नहीं है, टिकटॉक पर जो वो कर रही थी वो करना भी गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैं अगर किसी पार्टी का नेता हूं, मेरे घर में खाने के लिए उतना खाना है कि मैं 6 महीने तक चला सकता हूं, लेकिन मेरे बाहर जहां का मैं नेता हूं, जहां मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, क्या वो लोग भी इतने ही कंफर्टेबल हैं? तो टिकटॉक से अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो नुसरत जहां को ही होने वाला है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात है वो सब हम बर्दाश्त कर सकते हैं ना। अगर मुझे 2 दिन खाना नहीं मिलेगा मैं शायद बर्दाश्त करूंगा, किसी से उधार मांगूंगा, कुछ करूंगा, ज़रूर अपना जीवन चलाऊंगा, लेकिन मेरे देश की सीमाओं पर हमला करके मेरे देश के जवानों को कोई शहीद कर दे, उनकी धर्मपत्नियों को कोई विधवा कर दे, उनके बच्चों को कोई अनाथ कर दे, सिर्फ इसलिए कि मुझे टिकटॉक पर नाचना है, या फिर जो सांसद का आपने नाम लिया उनको टिकटॉक पर नाचना है, उनको नाचने देना चाहिए, जवानों के साथ जो होता रहे वो होता रहे, वैसा अब इस देश में नहीं चलेगा। कांग्रेस में होता तो बात अलग थी। धन्यवाद सर।